स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 1 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आंद्रे स्नोपियर्सर के इंजन के साथ गर्म जगहों की खोज करते हुए मिस्टर विल्फर्ड से छुपता फिर रहा था। वहीं बिगेलिस में एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड एक खूनी शिकारी की तरह आंद्रे को नोच खाने के लिए उसे ढूंढ रहे थे और साथ ही उन्होंने पूरी ट्रेन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सबको काम में बिजी कर दिया था, जिस वजह से ट्रेन के अंदर शांति बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलजे की फैमिली के मिस्टर विल्फर्ड से काफी अच्छे रिश्ते थे, तो इस वजह से अब एलजे की हालत भी काफी अच्छी हो चुकी थी और अब एलजे और जॉन मिलकर मिस्टर विल्फर्ड के सपोर्ट से ऑड्री के बार को ओन करते थे और उसे चलाते थे। मगर इस शांति के बीच बिगेलिस के ठंडे अंधेरे कोनों में रूथ और पाइक मिलकर टेलीज और आंद्रे की जंग को लीड कर रहे थे और इन सब के पीछे समय आंद्रे की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रहा था कि ये समय है दो इंजन का, पहला स्नोपियर्सर का इंजन जो बहुत गर्म और तेज है और दूसरा बिगेलिस का जो बहुत ताकतवर मगर धीमा है, जहाँ सिर्फ एक का ही राज चलता है, मिस्टर विल्फर्ड का, और वहाँ सिर्फ एक ही वर्ग के लोग रहते हैं, नौकरी करने वाले लोग, वो लोग जो ठंड में ठिठुरते हुए थक कर निराश होकर सिर्फ काम किए जा रहे हैं। मगर निराशा से भरी इस ट्रेन में भी कुछ योद्धा आशा और बदलाव की लौ को जलाए हुए हैं इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नोपियर्सर का इंजन मेलेनी की बताई लोकेशंस में से एक लोकेशन पर रुकता है। ये लोकेशन नॉर्थ कोरिया के एक न्यूक्लियर प्लांट के पास थी। यहाँ पर बेन जलवायु की जानकारी लेने के लिए यहाँ की आइस के सैंपल इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि धरती पर फिर से जीवन शुरू करने के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जलवायु का भी अच्छा होना बहुत जरूरी था। अब बेन आइस के सैंपल इकट्ठा करके वापस आ ही रहा था कि तभी उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है और बेन न्यूक्लियर प्लांट में गिर जाता है। नीचे गिरते ही बेन का स्नोपियर्सर से सिग्नल टूट जाता है और साथ ही बेन के चोट भी लग जाती है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सिग्नल कट होते ही आंद्रे और जोशी बेन को स्नोपियर्सर में वापस लाने के लिए बाहर जाने वाले सूट पहनने लगते हैं। अब ये दोनों सूट पहनते पहनते आपस में बात कर रहे होते हैं और इस बातचीत में हम देख सकते हैं कि भले ही आंद्रे को लीडर बनने का मोटिवेशन जोशी ने दिया हो, मगर अब आंद्रे और जोशी के विचारों में मतभेद साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जोशी की लड़ाई सिर्फ स्नोपियर्सर में टेलीज को हक दिलाने तक की थी, मगर वहीं आंद्रे समझ गया था कि टेलीज का हक, उनकी जंग सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, क्योंकि बहुत जल्दी स्नोपियर्सर बेकार हो जाएगी और अगर तब तक इंसानों के जीने लायक कोई जगह नहीं खोजी गई तो इंसान खत्म हो जाएंगे और तब टेलीज, फर्स्ट क्लास, आंद्रे या स्नोपियर्सर के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। अब बातचीत के बाद आंद्रे और जोशी बेन के पास जाते हैं और आंद्रे प्लांट के नीचे उतरकर बेन को ऊपर जोशी के पास भेज देता है और फिर जोशी को बोलता है कि जोशी तुम बेन को लेकर स्नोपियर्सर में जाओ, मैं आता हूँ। और अब एक तरफ तो जोशी घायल बेन को लेकर स्नोपियर्सर में पहुंच जाती है, वहीं आंद्रे न्यूक्लियर प्लांट में जल रही लाल रोशनी का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर हीटर ऑन था और देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई रहता है। और अब इससे पहले कि आंद्रे और छानबीन कर पाता तभी वहाँ पर ऑरेंज सूट में एक इंसान आ जाता है जो आंद्रे पर हमला कर देता है। आंद्रे उस इंसान से लड़कर उसे बेहोश कर देता है और क्योंकि उसके सूट की पावर भी खत्म हो रही थी तो वो भी बेहोश होने लगता है, मगर बेहोश होने से पहले आंद्रे वहाँ पड़े चार्जिंग केबल को अपने सूट से कनेक्ट कर लेता है और फिर आंद्रे बेहोश हो जाता है। बेहोशी में आंद्रे को बिना बर्फ वाली एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर एक ड्रैगन ब्लड ट्री भी था और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आंद्रे ने ना तो इससे पहले कभी भी वो जगह देखी थी और ना ही आंद्रे ने कभी ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में सुना था। अब थोड़ी देर बाद आंद्रे को होश आ जाता है और फिर वो हमला करने वाले इंसान को उठाकर स्नोपियर्सर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हम बिगेलिस में देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड को टेलीज के अननोन लीडर्स के छुपने की जगह के बारे में पता चल जाता है और अब वो अननोन लीडर को पकड़ने के लिए उसके छुपने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता क्योंकि पाइक और टेलीज ने पहले ही रूथ को वहां से निकालकर दूसरी जगह छुपा दिया था और अब रूथ इसी नई जगह से विद्रोह को लीड करने वाली थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मिस्टर विल्फर्ड को यह नहीं पता था कि टेलीज और आंद्रे की जंग को रूथ लीड कर रही है, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों के अलावा सबको यही लग रहा था कि रूथ आंद्रे के साथ दूसरी ट्रेन में है और इसी वजह से मिस्टर विल्फर्ड को सिर्फ यही पता था कि कोई है जो आंद्रे की जंग को लीड कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड मिसेस हेडवुड के जरिए जारा को बेहोश करवाकर उसके बच्चे के अंदर जेनेटिक बदलाव करवा रहे थे ताकि वो बच्चा जन्म से ही बाहर की ठंड को झेलने लायक हो सके, ठीक आईसी बॉब और जोशी की तरह। अब एक तरफ मिस्टर विल्फर्ड ये सब कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्नोपियर्सर के इंजन में हम देखते हैं कि आंद्रे जिस इंसान को न्यूक्लियर प्लांट से बाहर निकाल के लाया था वो एक लड़की थी जो अभी भी बेहोश थी। अब यहीं पर आंद्रे को फिर से एक पल के लिए बिना बर्फ वाली वही जगह दिखाई देती है जहां पर ड्रैगन ब्लड ट्री था और अब आंद्रे को दिखाई दे रहे इन्हीं विजुअल्स के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 2 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कुछ जैकवुड्स हावी को अपने साथ ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे में ले जा रहे थे, जो ट्रेन का सबसे ठंडा हिस्सा था। यह डिब्बा पहले कभी शानदार फर्स्ट क्लास का हिस्सा हुआ करता था और यहीं पर रोथ भी छुपकर रह रही थी। अब हावी और जैकवुड्स के आने की आवाज सुनकर रोथ उनका पीछा करती है तो वो देखती है कि हावी मिस्टर विल्फर्ड के ऑर्डर पर ट्रेन के सबसे आखिर में किसी तरीके की मशीन को सेट कर रहा था जो शायद किसी तरीके का हथियार था। और अब हावी को ऐसा करता देख रोथ
अपने ट्रेंड करे गए चूहे के ऊपर एक मैसेज बांधकर पाइक तक मैसेज पहुंचाती है कि मिस्टर विल्फर्ड कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और इन सब के पीछे से हमें रूथ की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मेरे सबसे पहले बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया था कि ठंड में बॉडी इंसान को बचाने के लिए खून को गर्म रखने की कोशिश करती है, और फिर जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसानी बॉडी में आखिरी बची चीज उसका दिल होता है। मिस्टर विल्फर्ड की इस ठंडी ट्रेन में भी, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे को अभी भी ड्रैगन ब्लड ट्री और गर्म जगह के सपने आ रहे थे, और अब उसने अपने सपनों को लेकर और ड्रैगन ब्लड ट्री को लेकर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। आंद्रे अपने सपनों के बारे में बेस को भी बताता है, मगर बेस उसकी बात सुनकर उसे ये बोल के चली जाती है कि आंद्रे तुमने ये बात मुझे तो बता दी, मगर बाहर किसी को मत बोलना कि तुम्हें अचानक से किसी पेड़ और गर्म जगह के सपने आ रहे हैं और तुम उन्हें सच मान रहे हो, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। आंद्रे बेस का रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि उसे आंद्रे की बात पर यकीन नहीं है, मगर आंद्रे को अपने सपनों से बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी, जिस वजह से वो अपनी रिसर्च को आगे भी चालू रखता है। आंद्रे को अपने सपनों पर इसलिए भी यकीन था क्योंकि रिसर्च करने पर आंद्रे को पता चलता है कि ड्रैगन ब्लड ट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका उन लोकेशंस में से एक थी जिनको मेलेनी के डेटा के अकॉर्डिंग रहने लायक गर्म जगह बताया गया था। यानी कि शायद हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्नोपियर्सर के लोगों के लिए न्यू ईडन हो सकता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आंद्रे और उसके लोग न्यू ईडन ऐसी जगह को बोलते थे जो गर्म हो, जहाँ पर पेड़ हो और इंसान के लिए रहने लायक हो। और अब आंद्रे को यकीन हो गया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही उनका न्यू ईडन होने वाला है, मगर उससे पहले आंद्रे को अपनी ट्रेन वापस लेनी थी, इसलिए वो वापस बिग एलिस जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब उनके पास इतना खाना नहीं था कि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जाकर वापस आ सकें, और ऊपर से एक और पैसेंजर बढ़ गया था। अब जब आंद्रे वापस जाने की बात करता है तब एलेक्स बोलती है कि हम ट्रेन पे तो आसानी से कब्जा कर लेंगे, मगर इतने टाइम गायब रहने के बाद भी हमें ना तो न्यू ईडन का पता चला है, ना ही हमारे पास कोई खास चीज है जिसके दम पर हम लोगों का सपोर्ट हासिल कर सके, तो ऐसे ट्रेन पे कब्जा करने का क्या फायदा। आंद्रे एलेक्स की बात सुनकर उसे जवाब देता है कि एलेक्स हम खाली हाथ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। अब ये बहुत कुछ क्या था ये आपको आने वाले अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद हम आशा को देखते हैं जो इतने सालों तक एक ही जगह अकेले रहने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और अब खुद को बदले हुए माहौल में बदलने की कोशिश कर रही थी। अब हम देखते हैं कि आशा आंद्रे को धरती के जमने के बाद की अपनी कहानी बताते हुए बोलती है कि शुरुआत में न्यूक्लियर प्लांट में 34 लोग थे, मगर धीरे धीरे करके सब मारे गए, और आखिर में आज से ठीक 4 साल पहले थायराइड कैंसर से मेरा नेफी भी मारा गया, और तब से मैं उस न्यूक्लियर प्लांट में अकेली थी। अब एक तरफ तो स्नोपियर्सर में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिग एलिस में मिस्टर विल्फर्ड लास्ट वाले डिब्बे में रखे अपने वेपन को टेस्ट करते हुए मिसेस हेडवुड को बोलते हैं कि मशीन को सिर्फ 10% पर रखकर चालू करो। और अब जैसे ही मिसेस हेडवुड मशीन को 10% पर रखकर ऑन करती हैं, वैसे ही वो मशीन एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करती है, जिससे पूरी बिग एलिस पल भर के लिए बंद हो जाती है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो जाते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये मशीन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है जिसका काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेल करना है। मिस्टर विल्फर्ड ने इस वेपन को लास्ट वाले डिब्बे में इसलिए लगाया था क्योंकि आंद्रे जब भी वापस आता तो वो बिग एलिस के बैग से ही बिग एलिस से जुड़ता, और फिर जैसे ही वो बिग एलिस से जुड़ने की कोशिश करता वैसे ही मिस्टर विल्फर्ड वेपन को ऑन करके स्नोपियर्सर के इंजन को खराब करके उसे बंद कर देते, जिससे कि आंद्रे और उसके लोग जमकर मर जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि एलजे और जॉन शादी करने का फैसला कर लेते हैं, और फिर जैसे ही एलजे मिस्टर विल्फर्ड को अपनी और जॉन की शादी की न्यूज देती है, वैसे ही मिस्टर विल्फर्ड पूरी ट्रेन में फिर से हौसला भरने के लिए जारा को बुलाकर बोलते हैं कि जारा हम कल ही एलजे और जॉन की शादी करवाएंगे, और इनकी शादी की खुशी में कल पूरी ट्रेन की छुट्टी होगी और सभी को हमारी तरफ से तीनों टाइम का मुफ्त खाना होगा। अब एक तरफ तो एलजे की शादी की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ छुपके से पाइक और जारा की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के अंदर पाइक जारा को बोलता है कि रूथ हावी से मिलना चाहती है तो उसे किसी भी तरीके से फर्स्ट क्लास में लेकर आओ। अब रूथ का मैसेज मिलते ही जारा हावी को झूठ बोलते हुए बोलती है कि मिस्टर विल्फर्ड ने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बुलाया है। जारा हावी से झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि उसे पता था कि हावी को जैसे ही ये बात पता चलेगी कि रूथ स्नोपियर्सर के इंजन में ना होकर बिग एलिस के अंदर छुपी हुई है और वही टेलीस को लीड कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगा और फिर इसी वजह से वो रूथ से मिलने से मना कर देगा। अब जैसे ही हावी फर्स्ट क्लास में पहुंचता है तो उसे रूथ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। अब यहाँ पर रूथ हावी से मिस्टर विल्फर्ड के वेपन के बारे में सभी जानकारी ले लेती है, और हावी भी रूथ को बिग एलिस में देखकर डरते हुए जल्दी जल्दी सब कुछ बताकर वहां से वापस इंजन की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ मिस्टर विल्फर्ड एलजे और जॉन की शादी करवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शादी में शामिल केविन हावी को फर्स्ट क्लास से आता हुआ देख लेता है, जिस वजह से उसे थोड़ा शक होता है, और फिर केविन हावी से सवाल करता है कि हावी तुम कहाँ जा रहे हो। हावी केविन का सवाल सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलता है कि मैं फर्स्ट क्लास में गया था कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए, बस वही इकट्ठा करके आ रहा हूँ। हावी की बात सुनकर केविन उसे जाने देता है, मगर केविन को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिस वजह से वो जैकवुड्स के साथ फर्स्ट क्लास की तरफ निकल पड़ता है। अब एक तरफ
तरफ से केविन फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूथ, पाइक और लाइट मिलकर वेपन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये इस वेपन को बंद कर पाते, उससे पहले ही एक टेली रूथ के पास आकर उसे बताता है कि उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि केविन आ रहा है। और अब क्योंकि वेपन को खराब करने के लिए लाइट को अभी भी थोड़ा समय चाहिए था, तो इसलिए रूथ लाइट को समय देने के लिए खुद को केविन के हवाले कर देती है। और अब जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड को यह पता चलता है कि रूथ बिग एलिस में ही है और वही टेली इसकी लीडर बनकर अभी तक मिस्टर विल्फर्ड के खिलाफ लोगों की मदद कर रही थी, तो वो रूथ को उसका हाथ तोड़ने की सजा सुना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लाइट को वेपन को खराब करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, तो स्ट्रॉन्ग बॉय वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वेपन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और अब इससे पहले कि वेपन बिग एलिस को खराब करता, उससे पहले ही स्ट्रॉन्ग बॉय पाइक के कहने पर उस वेपन को ट्रेन के बाहर फेंक देता है। और अब वेपन के ट्रेन से बाहर जाते ही वेपन के काउंटडाउन खत्म होने पर वेपन फुल पावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करता है, जिस वजह से कुछ पल के लिए बिग एलिस में लाइट बंद हो जाती है। और अब लाइट के ऑफ होते ही मिस्टर विल्फर्ड को पता चल जाता है कि उनका वेपन बर्बाद हो गया है, जिस वजह से वो गुस्से में रूथ का हाथ तोड़ने के लिए उसे टेल में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेपन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो स्नोपियर्सर के इंजन तक भी पहुंच जाती हैं, और जैसे ही वो पल्स स्नोपियर्सर के इंजन से टकराती हैं, वैसे ही स्नोपियर्सर और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पल भर के लिए बंद हो जाते हैं। और अब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से स्नोपियर्सर को बिग एलिस की लोकेशन का पता चल जाता है। और अब इससे पहले कि रूथ को सजा मिलती, उससे पहले ही बिग एलिस को ट्रैक करते हुए आंद्रे और स्नोपियर्सर वापस आ जाते हैं और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 3 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आंद्रे के वापस आने से मिस्टर विल्फर्ड रूथ को वापस जेल में डलवाकर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और बिग एलिस में हर तरफ भागम भाग मची हुई थी। वहीं आंद्रे के अचानक हमला करने के बाद जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड बिग एलिस की स्पीड बढ़वाते हैं, वैसे ही बिग एलिस के आगे आंद्रे का फैलाया हुआ बहुत सारा मलबा आ जाता है, जिससे बिग एलिस को एक तगड़ा झटका लगता है और उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। और इन सब के पीछे से हम मिस्टर विल्फर्ड की वॉइस सुनते हैं, जो बोल रहे थे कि मैं लड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कई बार युद्ध में एक सही प्लान भी फेल हो जाता है, मगर एक चालाक सेनापति उसी को बोलते हैं जो अपने फेल्ड प्लान को भी एक नया प्लान बना ले, और मैं अपने इंजन को वापस पाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा मेरी इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसी बिग एलिस पर कब्जा करने के लिए स्नोपियर्सर से बिग एलिस पर जंप करने जा ही रही होती है कि तभी मिस्टर विल्फर्ड का कैनन जैसा वेपन स्नोपियर्सर के व्हील्स को डैमेज कर देता है। और अब स्नोपियर्सर को डिरेल होने से बचाने के लिए आंद्रे को डैमेज हुए 4 डिब्बों को स्नोपियर्सर से अलग करना पड़ता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आशा ऐसे हालातों से डरकर अपने हेलमेट को पहनकर इंजन में एक कोने में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिग एलिस में मिस्टर विल्फर्ड पहले तो केविन को रूथ और आंद्रे के सपोर्टर्स से पूछताछ करने के लिए नाइट कार में भेज देते हैं, जहां केविन रूथ के कुछ टेली साथियों से पूछताछ करने लगता है। और फिर जब उनसे कोई जवाब नहीं मिलता, तब केविन पहले तो स्ट्रॉन्ग बॉय की एक उंगली को बर्फ में जमाकर तोड़ देता है, और फिर केविन स्ट्रॉन्ग बॉय की जीभ को जमाकर उसे तोड़ देता है। और यहीं पर एलजे ये सब होते हुए देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड जारा को एक बंदी के तौर पर इंजन में बुला लेता है, और फिर पूरी ट्रेन में अंधेरा करके बिग एलिस को रेल यार्ड की भूलभुलैया में छुपाकर रेल यार्ड से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि रेल यार्ड से बाहर निकलते ही आंद्रे को बिग एलिस के बगल में स्नोपियर्सर को चलाने के लिए कोई सेकंड ट्रैक नहीं मिलेगा, और फिर मिस्टर विल्फर्ड बच के निकल जाएंगे। अब बिग एलिस के लाइट ऑफ करते ही स्नोपियर्सर को बिग एलिस दिखना बंद हो जाती है, और फिर बिग एलिस को ढूंढने के लिए बेन स्नोपियर्सर को पास की पहाड़ी पर ले जाता है, मगर पहाड़ी पे पहुंचने के बाद भी स्नोपियर्सर को बिग एलिस नहीं दिखाई देती। वहीं दूसरी तरफ रूथ समझ गई थी कि अंधेरे में आंद्रे को बिग एलिस नहीं दिखेगी, इसलिए वो पाइक को बुलाकर उसे अनाउंसमेंट रूम में भेजती है, ताकि पाइक अनाउंसमेंट रूम में जाकर उन फायर क्रैकर्स को फायर कर सके जिन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल तब किया जाता था जब बच्चों का जन्म होता था। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो अनाउंसमेंट रूम में जाकर फायर क्रैकर्स को जलाना शुरू कर देता है, और अब फायर क्रैकर्स के जलते ही स्नोपियर्सर को बिग एलिस दिख जाती है, और अब स्नोपियर्सर धीमी गति से चल रही बिग एलिस के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे मिस्टर विल्फर्ड फंस जाते हैं। इसके बाद आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को भटकाने के लिए मिस्टर विल्फर्ड की बात ऑड्री से करवाने लगता है, और अब एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड ऑड्री से बात करके इमोशनल हो गए थे और भटक गए थे, वहीं दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर बेन हावी से स्पेनिश में बिग एलिस का कोई भी एक गेट ओपन करने को बोलता है, और अब हावी चुपके से बिग एलिस का एक गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद आंद्रे बिग एलिस के इंजन में घुसकर मिस्टर विल्फर्ड को मारता है और फिर अनाउंसमेंट माइक को देकर सरेंडर करवा लेता है। और अब जैसे ही एलजे को पता चलता है कि मिस्टर विल्फर्ड का राज खत्म हो गया है, वैसे ही एलजे अपनी साइड बदलते हुए पहले तो एक टेली को ऑरेंज देती है और फिर चाकू से
केविन को मार देती है और अब ऐसा करने से एलजे फिर से पावर के करीब आ जाती है। इसके बाद एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड को ब्रिंग में बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऑड्री को भी थर्ड क्लास में रहने के लिए कहा जाता है और साथ ही उसे बोला जाता है कि अब वो नाइट कार में नहीं जा सकती क्योंकि एलजे के साइड बदलते ही आंद्रे को उसका सपोर्ट मिल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे रूथ को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताते हुए बोलता है कि रूथ वही होगा हमारा न्यू एडिन। आंद्रे यहाँ ये भी फैसला करता है कि वो न्यू एडिन जाएंगे या नहीं, इसका फैसला स्नोपियर्सर के लोगों के वोट से होगा। अगर ज्यादा वोट न्यू एडिन जाने के सपोर्ट में आए तभी आंद्रे न्यू एडिन का सफर शुरू करेगा। और अब आंद्रे ज्यादा से ज्यादा वोट्स को अपने सपोर्ट में करने के लिए पहले तो अनाउंसमेंट रूम से लोगों को झूठ बोलता है कि न्यू एडिन ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी घास है, पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर भी काफी गर्म है। और फिर आंद्रे अपनी बात को सच साबित करने के लिए यही झूठ होप के नाम पर आशा के मुंह से बुलवा देता है। और क्योंकि आशा इतने सालों तक बाहर जिंदा रही थी तो लोग उसकी बात पर यकीन कर भी लेते हैं, जिस वजह से वोटिंग में ज्यादा वोट न्यू एडिन जाने के सपोर्ट में डलते हैं। और अब इसके बाद हम आंद्रे, एलेक्स, बेन, बेस, रूथ और जोशी को नाइट कार में बात करते हुए देखते हैं। और अब यहाँ आंद्रे को लग रहा था कि ये आखिरी झूठ होगा जो उन्हें बोलना पड़ेगा। वहीं रूथ को अब भरोसा हो गया था कि ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ झूठ पर ही चल सकती है। बात करें एलेक्स, बेन और बेस की तो वो बस अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें भी ये यकीन हो गया था कि ये ट्रेन हमेशा झूठ पर ही चलेगी। वहीं बात करें जोशी की तो उसके विचार बदल रहे थे और वो बस ये बोलती है कि उम्मीद करती हूँ कि आंद्रे हम गलत ना हो। और अब यहाँ से ये सब मिलकर स्नोपियर्सर के एक और झूठे साम्राज्य की शुरुआत कर देते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 4 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स को इमेजिनरी मेलेनी दिखाई दे रही थी जो उसे सही गलत की सीख दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिंग में बंद मिस्टर विल्फर्ड दीवार पर ट्रेन ट्रैक को ड्रॉ करते हुए कुछ प्लान कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन धीमी हो जाती है और बेन एलेक्स को बताता है कि आगे के ट्रैक पर कुछ ट्रेन के डिब्बे हैं जिस वजह से हम ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब एलेक्स उन डिब्बों को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही डिब्बे हैं जिनमें बिग एलिस के 100 लोगों को मिस्टर विल्फर्ड ने मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि बिग एलिस पर रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। और इन सब के पीछे से हमें एलेक्स की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि विल्फर्ड हमेशा कहता था कि बुरी यादों से परेशान लोग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और ताकतवर लोग अपने पास्ट से सीखकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे ट्रेन के स्टाफ को काम समझा रहा था और बता रहा था कि स्नोपियर्सर 2 हफ्तों से पहले ही न्यू एडिन पहुंच जाएगी। अब यहीं पर पाइका जाता है जो आंद्रे से बहुत नाराज था क्योंकि आंद्रे मेलेनी के न्यू एडिन वाले सपने के चक्कर में अपने टेली भाई बहनों को छोड़कर चला गया था। अब एक तरफ तो पाइक आंद्रे से नाराज था, वहीं आंद्रे अब पूरी इंसानियत के लिए काम करना चाहता था न कि सिर्फ टेलीज के लिए। और इसी वजह से वो पाइक को टेलीज का लीडर बनने के लिए मोटिवेट कर रहा था ताकि टेलीज फिर से अकेले और कमजोर न पड़ जाएं। अब हम रोश को देखते हैं जिसको आंद्रे के वापस आते ही बेस ने ड्रॉर से बाहर निकाल लिया था, लेकिन क्योंकि रोश की वाइफ ड्रॉर में ही मारी गई थी तो इस वजह से रोश अब गम में डूबा हुआ था और वो मिस्टर विल्फर्ड को मारकर उससे बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो सस्पेंशन ड्रग और इंजेक्शन को चुरा लेता है। इन सब के बीच हम एलेक्स और बेन को देखते हैं जो ट्रैक को रोक रहे डिब्बों को हटाने के लिए उन डिब्बों के अंदर जाते हैं। यहाँ बेन और एलेक्स को मारे गए 100 लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो जमी हुई थी। अब इसके बाद एक तरफ तो बेन डिब्बों के नीचे जाकर क्लैंप्स पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए क्लैंप्स के पास छोटे छोटे बॉम्ब रखकर उन्हें ब्लास्ट कर देता है। वहीं डिब्बों के अंदर एलेक्स अपनी पुरानी यादों से जूझते हुए अपनी मरी हुई दोस्त शियोल के पास जाकर म्यूजिक प्लेयर को ऑन करके रख देती है। और इन सबके बीच इमेजिनरी मेलेनी अभी भी एलेक्स के साथ ही थी और वो एलेक्स से शियोल के बारे में बात कर रही थी और साथ ही इमेजिनरी मेलेनी एलेक्स को उसके गम और उसके पास के दुखों से बाहर निकलने में मदद कर रही थी। इन सब के बीच स्नोपियर्सर में हावी इंजन संभाल रहा था जिसको अभी भी ऐसा लगता था कि मिस्टर विल्फर्ड का डॉग उसके पास है और वो उस पर भौंक रहा है। हावी मिस्टर विल्फर्ड के डॉग से इतना इसलिए डरता था क्योंकि जब हावी ने बगावत करी थी तब मिस्टर विल्फर्ड ने अपने डॉग के जरिए हावी पर हमला करवा दिया था और फिर वो डॉग आंद्रे के वापस आने तक 6 महीने तक लगातार हावी के बगल में ही बैठा रहता था और उस पर गुर्राता रहता था। वहीं आशा भी बदले हुए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी मगर वो लोगों के इतने सारे सवालों से, इतने सारे लोगों की भीड़ से बहुत डिप्रेस और परेशान हो रही थी। इसके बाद हम आंद्रे को देखते हैं जिसे डॉक्टर पेल्टन से पता चलता है कि मिसेस हेडवुड ने आंद्रे की गैर मौजूदगी में उसके होने वाले बच्चे में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और ये मॉडिफिकेशन वैसे ही हैं जैसे हेडवुड कपल ने आईसी बॉब और जोशी पर किए थे। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात जानने के बाद जब आंद्रे मिसेस हेडवुड पर गुस्सा करता है तो मिसेस हेडवुड उसे बोलती हैं कि उन्होंने ये काम मिस्टर विल्फर्ड के प्रेशर में और जारा की मंजूरी से किया था। और अब ये जानने के बाद आंद्रे जारा पर भी गुस्सा करता है क्योंकि आंद्रे ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पर मिस्टर विल्फर्ड का किसी भी तरीके का कोई असर या छाप पड़े। आंद्रे के गुस्से के जवाब में जारा उसे बोलती है कि आंद्रे तुम हमें छोड़कर चले गए थे और इस जमी हुई दुनिया के अंदर मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए जो समझौता ठीक लगा मैंने वो किया और अब ये तुम पर है कि तुम इस बच्चे को इसी तरीके से एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे एक्सेप्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इन सब के बीच हम पाइक और रूथ को देखते हैं जो पहले डिनर डेट पर जाते हैं और फिर रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके
बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो बैन के बर्फ हटाने के बाद क्लैंप्स को हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर कंप्यूटर एरर दिखा रहा था। अब काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब एरर सॉल्व नहीं होता तब बैन आंद्रे को इंजन में बुलाता है और उसे बोलता है कि आंद्रे एरर सॉल्व करने के लिए हमें मिस्टर विल्फर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब एक तरफ तो आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को इंजन में ले जाने के लिए ब्रिंक की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ आंद्रे के ब्रिंक पहुंचने से पहले ही रोज चुराए गए सस्पेंशन ड्रग को मिस्टर विल्फर्ड के दिल में इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से मिस्टर विल्फर्ड कोमा में चले जाते हैं। और क्योंकि मिस्टर विल्फर्ड मदद करने की हालत में नहीं थे तो एलेक्स और बैन को खुद ही इस एरर को सॉल्व करना था। अब यहाँ फिर से इमेजिनरी मेलेनी एलेक्स को रास्ता दिखाते हुए उसे बोलती है कि एलेक्स लैपटॉप से बाहर निकलकर प्रॉब्लम को देखो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब मेलेनी की बात सुनकर फ्रस्ट्रेटेड एलेक्स रोते हुए बोलती है कि मॉम, मुझे सब कुछ मिस्टर विल्फर्ड ने सिखाया है, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकती, उन्होंने आपको मार दिया फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे उनकी याद आती है। और अब रोने के बाद एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड की सलाह को याद करते हुए ट्रेन की दीवारों को महसूस करती है, दीवारों पर लगे पार्ट्स और वायर्स को इमेजिन करती है और फिर इसी तरीके से प्रॉब्लम को ढूंढकर उसे फिक्स कर देती है। अब एरर के सॉल्व होते ही क्लैम्प ट्रैक से अलग हो जाते हैं और फिर स्नोपियर्सर उन डिब्बों को पुश करके दूसरे ट्रैक पर ढकेल कर आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कोमा में पड़े हुए अपने डैड मिस्टर विल्फर्ड का ख्याल रखने के लिए उनके पास हॉस्पिटल रूम के अंदर बैठी हुई थी और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 5 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ज़ारा अपनी होने वाली बेटी के लिए एक लेटर लिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे ट्रेन के एक हिस्से में लगी आग को बुझाने के लिए जाता है तो वहाँ कोई आदमी ब्लास्ट करके आंद्रे को मारने की कोशिश करता है। इन सब के पीछे से ज़ारा की वॉइस सुनाई देती है जो अपनी होने वाली बेटी से बोल रही थी कि मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें अपनी मॉम की कहानियां सुनने को मिलेंगी कि किस तरीके से मैंने बिगेलिस पर भी तुम्हारी जिंदगी बचाए रखी और कैसे खत्म हो रही दुनिया तुम्हारे डैड को बदल रही थी इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद कहानी 12 घंटे पीछे जाती है और हम देखते हैं कि ट्रेन में ट्री के एक मॉडल पर सब लोग आंद्रे की होने वाली बेटी के नाम के सजेशन टांग रहे थे और ज़ारा को इन सभी नामों में से लियाना नाम सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब जब आंद्रे और ज़ारा ट्री के पास बैठे होते हैं तभी वहाँ पर बेस भी आ जाती है उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। वहीं इस बीच जोशी मिसेस हेडवुड की लैब में अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। असल में जोशी में किए गए बदलाव की वजह से जोशी की बॉडी को पेन फील नहीं हो रहा था और पहले तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक हिस्से पे थी लेकिन अब ये बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा का वाटर बैग फट जाता है और फिर आंद्रे और बेस ज़ारा को मिसेस हेडवुड की लैब ले जाते हैं जहाँ मिसेस हेडवुड और डॉक्टर पेल्टन मिलकर ज़ारा की डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं। अब जैसे ही रूथ को ये पता चलता है कि बेबी जन्म लेने वाला है वैसे ही रूथ अपने असिस्टेंट ट्रिस्टन को हर घंटे बेबी बेल बजाने के लिए बोल देती है और फिर सबसे पहले घंटे की बेल रूथ खुद बजाकर बेबी के आने की शुभकामनाएं देती है। अब सबको खुशखबरी सुनाने के बाद रूथ ट्री मॉडल पर लगी लाइट्स को जैसे ही ऑन करवाती है वैसे ही ट्री मॉडल में आग लग जाती है। आग लगने के बारे में पता चलते ही ज़ारा एक अच्छे लीडर की वाइफ का फर्ज निभाते हुए आंद्रे को बोलती है कि आंद्रे, मैं अकेले डिलीवरी कर लूंगी, तुम जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच और भी काफी सारी चीजें थी जो ट्रेन में हो रही थी, जैसे कि बैन जोशी को ट्रेन चलाना सिखा रहा था क्योंकि उसके पास एक इंजीनियर कम था और फिर ये दोनों अपने अपने दिल का सुख दुख बांटने लगते हैं। वहीं हावी मेंटली स्टेबल नहीं था तो बैन उसे इंजन के काम से बाहर करके साइक के साथ फूड सेक्शन संभालने के लिए बोलता है और अब साइक हावी के साथ काम करते हुए उसे अपने डर से बाहर निकलने की सलाह देती है और बताती है कि ये जो मेरे फेस पर कट लगा हुआ है ये भी मिस्टर विल्फर्ड के डॉग ने ही बनाया था। और जानते हो मजे की बात तो यह है कि मुझे ये भी याद नहीं कि मिस्टर विल्फर्ड मेरी किस बात से नाराज थे, मगर मैं फिर भी उन हालातों से बाहर निकली और अब तुम्हें भी निकलना होगा। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो रूथ को उसके साथ मिलकर आंद्रे के खिलाफ टीम बनाने का ऑफर दे रहा था जिससे कि रूथ को उसकी खोई हुई पावर वापस मिल जाए, मगर रूथ आंद्रे की सत्ता को एक्सेप्ट कर चुकी थी जिस वजह से वो पाइक का ऑफर ठुकरा देती है। अब हम बेस को देखते हैं जो आंद्रे को बताती है कि जिस तरीके की आग लगी है वैसी आग एथेनॉल से लगती है और एथेनॉल सिर्फ शराब बेचने वालों के पास मिलेगा। और अब बेस के इतना बताने के बाद बेस और आंद्रे एल्जेट जॉन से पूछताछ करते हैं तो जॉन उन्हें बोलता है कि तुम लोग सब कुछ चेक कर सकते हो, हमारा उस ट्री पे लगी आग से कोई लेना देना नहीं है, मगर हो सकता है कि इनलीगल शराब के ठेकों में तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। जॉन की बात सुनने के बाद बेस और आंद्रे इनलीगल शराब के ठेकों पर पूछताछ करने जाते हैं और अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि एक टेली जीरैक जो कि एक इनलीगल शराब का ठेका चलाता था उसके बाद जो शराब का स्टॉक था उसमें से कई सारी शराब गायब थी। इसके बाद बेस ऑड्री से पूछताछ करने के लिए चली जाती है जहाँ बेस को ऑड्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और फिर बेस वहाँ से जाने से पहले ऑड्री से बोलती है कि ऑड्री मुझे पता है तुम कौन थी, तुम एक बहुत अच्छी हीलर थी तो अपने आप को संभालो क्योंकि जब न्यू एडन पे हम पहुंचे
पहुंचेंगे तब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वहीं इस बीच आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड के पास जाता है और कोमा में पड़े हुए मिस्टर विल्फर्ड से बात करने की कोशिश करते हुए उससे ट्री पर लगी आग के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर यहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चलता। और अब जब आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ रूथ आ जाती है, जो उसे बताती है कि आंद्रे फूड सेक्शन के सीड बैंक यानी कि बीज भंडार में आग लग गई है, तुम्हें वहाँ पर जल्दी जाना होगा। इसके बाद आंद्रे जब सीड बैंक में जाता है तो वो देखता है कि किसी ने बकेट में थोड़ा बहुत कूड़ा रखकर आग लगा दी है। और अब जब तक आंद्रे और बेस कुछ समझ पाते तब तक वहीं छुपा हुआ पाइक रिमोट से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें हालांकि किसी को कुछ खास नुकसान तो नहीं होता, मगर अब पाइक आंद्रे के लिए छुपा हुआ खतरा बन गया था। अब आंद्रे खुद को स्टेबल करके ज़ारा के पास चला जाता है और अब जैसे ही आंद्रे ज़ारा के पास पहुंचता है वैसे ही वो ज़ारा की मदद करने लगता है डिलीवरी में। और अब काफी देर तक काफी मेहनत और काफी पेन झेलने के बाद फाइनली ज़ारा लियाना को जन्म दे देती है। अब एक तरफ तो लियाना के पैदा होने पर पूरी ट्रेन में खुशी का माहौल था, फायर क्रैकर जलाए जा रहे थे। वहीं मिस्टर विल्फर्ड भी कोमा से बाहर आ गए थे, जिन्हें एलेक्स लाइब्रेरी वाली जेल के अंदर छोड़ आती है। ऑड्री भी बेस की सलाह को मानकर इस खुशी में शामिल होते हुए अपने गम को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए सबको गाना गाकर सुना रही थी। वहीं इंजन में जोशी और बैन अब इतने ज्यादा क्लोज आ गए थे कि उन दोनों के बीच इलू इलू होने लगता है और इसी इलू इलू और लियाना के जन्म के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 6 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पाइक सपने में बॉम्ब ब्लास्ट वाले सीन को देख रहा था और जब वो ये सब देख रहा था तभी वहाँ पर जीरैक और एस्ट्रेड आकर उसे नींद से जगा देते हैं और उसे बताते हैं कि आंद्रे पर हमला हुआ है और हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए बिग एलिस के इंजन में जाना होगा। जिसके बाद ये तीनों बिग एलिस के इंजन में जाकर आंद्रे और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी करने लगते हैं और इन सबके पीछे से हमें पाइक की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रहा था कि कहते हैं कि जख्म समय के साथ भर जाते हैं, मगर इस ट्रेन पर एक आदमी है जिसने मुझे बहुत जख्म दिए हैं और उसके दिए हुए जख्म समय के साथ और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस को बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ब्लास्ट हुआ बॉम्ब एक फर्टिलाइजर बॉम्ब था और इसी बॉम्ब का इस्तेमाल टेलीज ने थर्ड रेवोल्यूशन के दौरान किया था। और क्योंकि टेलीज के लिए बॉम्ब लाइट बनाती थी तो इसलिए बेस लाइट से पूछताछ करने लगती है। लाइट बेस के सवालों का जवाब देते हुए बोलती है कि बेस कल के बॉम्ब ब्लास्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर इसके बाद लाइट बेस को एक सीक्रेट डायरी दिखाते हुए बोलती है कि यह टेलीज की वेपन बनाने वाली सीक्रेट डायरी है और इसी में ही फर्टिलाइजर बॉम्ब बनाने का तरीका भी लिखा है। अब जैसे ही लाइट बेस को उस डायरी को दिखाते हुए फर्टिलाइजर बॉम्ब वाले पेज पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर फर्टिलाइजर बॉम्ब बनाने वाले पेजेस गायब हैं। और अब लाइट पेज को गायब देख बेस को बताती है कि बेस बॉम्ब ब्लास्ट का काम किसी नजदीकी इंसान का है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ टेल वॉर काउंसिल के मेंबर्स को ही पता है कि ये डायरी अभी भी मौजूद है और इस समय उन मेंबर्स में से सिर्फ पाइक ही जिंदा बचा हुआ है। और अब जैसे ही बेस को पता चलता है कि ब्लास्ट करने वाला पाइक है वैसे ही बेस ये बात आंद्रे को बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाइक आंद्रे से बचकर भाग रहा था और आंद्रे भी उसका पीछा कर रहा था। और अब कुछ दूर तक भागने के बाद पाइक आंद्रे को सीढ़ियों से नीचे गिराकर भाग जाता है और क्योंकि आंद्रे के ब्रेन में दिक्कत चल रही थी तो वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। इन सब के बीच हम रूथ को देखते हैं जो रोश को अपने गम को भुलाकर काम पर वापस आने के लिए बोल रही थी, मगर रोश गम में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि वो काम पर वापस आने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स और रोश की बेटी कार्ली को भी देखते हैं जो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और अब यहीं पर कार्ली एलेक्स को अपने डैड से मिलने की विश भी बताती है। कार्ली की विश जानने के बाद एलेक्स रोश के साइकेट्रिस्ट से बात करके कार्ली को रोश से मिलवा देती है। और अब इसके बाद कार्ली अपने डैड को घर वापस चलने के लिए बोलती है और ये एहसास करवाती है कि भले ही रोश की वाइफ मर चुकी हो मगर कार्ली और रोश एक फैमिली हैं और कार्ली को अपने डैड की जरूरत है। और अब रोश अपनी बेटी की बातें सुनकर उसे गले लगा लेता है और सब कुछ भूलकर घर वापस जाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हम जोशी और माइल्स को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और जहाँ पर जोशी माइल्स को समझा रही थी कि एक टेली दूसरे टेली का हमेशा भाई रहेगा और उसका साथ देता रहेगा। वही माइल्स को अब इन सारी बातों पर कुछ खास यकीन नहीं रह गया था। उसे लगने लगा था कि टेली टेली भाई भाई वाली बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब हम ऑड्री को देखते हैं जो एलजे से उसके डैड की आंख के बदले मिस्टर विल्फर्ड से थोड़ी देर मिलने का सौदा कर लेती है और अब एलजे को अपने डैड की नकली आंख मिल जाती है। वहीं एलजे एक ब्रेकमैन से बोलकर ऑड्री को मिस्टर विल्फर्ड से मिलवा देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑड्री मिस्टर विल्फर्ड से मिलकर उसे फिर से कमबैक करके ट्रेन पर वापस कब्जा जमाने के लिए मोटिवेट कर रही थी, मगर मिस्टर विल्फर्ड अब बुरी तरीके से टूट चुके थे, वो निराश हो चुके थे। अब वो भी ये बात सोचने लगे थे कि अगर कहीं पर न्यू ईडन हुआ तो वो भी वहाँ ऑड्री के साथ एक अच्छी और शांति भरी लाइफ बिता पाएंगे, मगर ऑड्री को तो पावर चाहिए थी जिस वजह से वो मिस्टर विल्फर्ड से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो आंद्रे के लोगों से बचने के लिए वहाँ आकर छुप जाता है जहाँ पर मिस्टर विल्फर्ड के राज में रूथ छुपा करती थी। और अब जब पाइक यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर आशा भी है और अब यहाँ पर आशा के साथ बात करने पर पाइक को पता चलता है कि न्यू ईडन नाम की कोई जगह नहीं है और आंद्रे ने आशा को कोरिया के न्यूक्लियर
प्लांट से बचाया था। और अब इसी के साथ आंद्रे के झूठे साम्राज्य का भेद खुल गया था, वो भेद जिसके दम पर आंद्रे की सत्ता टिकी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी आंद्रे और पाइक के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए आंद्रे को ओल्ड इवान का तरीका इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टेलीस की परंपरा थी कि अगर दो लोगों के बीच किसी भी तरीके का कोई रंडी रोना चल रहा है तो उस रंडी रोने को सॉल्व करने के लिए उन दोनों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर एक जगह बंद कर दिया जाता था, और फिर वो दोनों या तो अपने बीच के रंडी रोने को प्यार से सॉल्व कर लेंगे, वरना फिर उन दोनों को एक एक चाकू दिया जाएगा और फिर इसके बाद जो जिंदा बचेगा वही जीत जाएगा। पर अब आंद्रे को भी ये आइडिया सही लगता है क्योंकि पाइक अब ट्रेन का चप्पा चप्पा जान चुका था, जिस वजह से अगर वो छुपना चाहता है तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता था। अब हम देखते हैं कि आंद्रे अनाउंसमेंट करते हुए पाइक को टेल में आने के लिए बोलता है और कहता है कि पाइक हम हमारे बीच के मामले को ओल्ड इवान के तरीके से सॉल्व करेंगे, तो तुम टेल में आ जाओ। और अब ओल्ड इवान के तरीके के बारे में सुनते ही पाइक टेल में पहुंच जाता है और फिर जब आंद्रे और पाइक टेल में पहुंच जाते हैं तो जोशी उन्हें एक जगह पर बिठाकर पर्दा गिरा देती है। और अब बंद पर्दे के पीछे आंद्रे पाइक को दुनिया भर का लालच देता है, उसके सभी क्राइम्स को माफ करने का प्रॉमिस करता है, साथ ही उसे फर्स्ट क्लास में एक अच्छा घर देने की भी बात कहता है। और आंद्रे इतना सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि पाइक वापस से उसकी टीम में आ जाए, मगर पाइक को अब मामला आर्या पार चाहिए था, जिस वजह से वो आंद्रे को बता देता है कि उसे आशा ने बता दिया है कि न्यू ईडन जैसी कोई जगह नहीं है। और अब पाइक के मुंह से न्यू ईडन की सच्चाई सुनने के बाद पहली बार आंद्रे की आंखों में सत्ता का लालच और उसे खोने का डर एक साथ दिखाई दे रहा था। और अब आंद्रे अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जोशी से चाकू मंगवाता है और फिर पाइक और आंद्रे के बीच अच्छी खासी फाइट के बाद फाइनली आंद्रे पाइक को मारकर अपना राज और अपनी सत्ता को बचा लेता है। इसके बाद टेल की परंपरा के अनुसार आंद्रे पहले तो पाइक को नहलाता है और फिर सब लोग पाइक की बॉडी के आसपास चक्कर लगा के उसे ट्रिब्यूट देते हैं। और फिर सबके ट्रिब्यूट देने के बाद नियम के अनुसार जीतने वाले इंसान को मरने वाले इंसान के साथ एक रात अकेले बितानी थी। अब हम देखते हैं कि जब सब लोग रूम से चले जाते हैं और रूम में सिर्फ पाइक और आंद्रे ही बचते हैं, तब अचानक से आंद्रे को चक्कर आने लगते हैं और वो ड्रैगन ब्लड ट्री के विजुअल्स को देखते देखते बेहोश हो जाता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आंद्रे अभी भी बेहोश पड़ा है और वो सपना देख रहा है जिसमें सब कुछ बदल गया है। इंजन बर्बाद हो चुका है, ट्रेन पर विल्फर्ड के लोगों की जगह पर खोपड़ी का लोगो लगा हुआ है और फिर कुछ लोग आंद्रे को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। और फिर इससे पहले कि वो आंद्रे को कुछ कर पाते, वह मिस्टर विल्फर्ड रूथ और हावी के साथ आकर आंद्रे को बचा लेते हैं। इसके बाद आंद्रे बेस को देखता है जो एक लाइब्रेरियन बन गई है और यहाँ बेस आंद्रे को बताते हुए बोलती है कि दोस्त तुम सपने में हो और तुम मर रहे हो इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने पर जोशी और जीरैक आंद्रे को टेल से बाहर निकालने के लिए जैसे ही टेल में जाते हैं तो उन्हें आंद्रे बेहोश मिलता है और फिर ये आंद्रे को डॉक्टर पेल्टन के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। आंद्रे की खराब हालत के बारे में पता चलते ही जारा, बेस और बैन वहां पहुंच जाते हैं और अब काफी देर तक इलाज चलने के बाद डॉक्टर पेल्टन सबको आंद्रे से मिलने की इजाजत दे देती हैं और साथ में बताती हैं कि आंद्रे अभी कोमा में है और हमें नहीं पता कि वो कब ठीक होगा। हो सकता है कि वो 1 घंटे में ठीक हो जाए, हो सकता है उसे 1 दिन लगे या फिर 1 महीना, या शायद वो कभी ठीक ना हो। जारा डॉक्टर पेल्टन की बात को सुनकर पूछती है कि तो डॉक्टर हम ऐसा क्या करें जिससे आंद्रे ठीक हो जाए। डॉक्टर पेल्टन जारा को जवाब देते हुए बोलती है कि बस इससे अच्छे से बातें करो। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस को रोना आ रहा था क्योंकि उसका दोस्त मरने की कगार पर खड़ा था, मगर क्योंकि आंद्रे दोस्त के साथ साथ एक लीडर भी था तो ये बेस का फर्ज बनता था कि वो अपने लीडर के नाजुक हालातों में खुद को कमजोर और टूटा हुआ ना दिखाए। और इसी वजह से बेस अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकलकर ट्रेन के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर कभी एलजे एलेक्स को लेकर गई थी। और अब यहाँ पहुंचने के बाद बेस अकेले में बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब जब बेस रो रही होती है तभी ऑड्री जो कि उस जगह पहले से ही बैठी हुई थी वो बेस को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टूट गई हो क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। ऑड्री की बात सुनकर बेस उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और अब ऑड्री बेस के कहने पर वहां से जाने लगती है, मगर वहां से जाने से पहले ऑड्री बेस को ये बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि आंद्रे जल्दी ठीक हो जाए तो तुम उससे बातें करो, उसे अपनी दुनिया में वापस लेकर आओ। और अब बेस ऑड्री की बात सुनकर ऑड्री से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि ऑड्री तुम तो एक हीलर हो, तुम मेरी मदद करो ना, जैसे तुम नाइट कार में लोगों के मन में झांक कर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी वैसे ही तुम आंद्रे को भी ठीक कर दो प्लीज। और अब ऑड्री बेस के रिक्वेस्ट करने पर आंद्रे को ठीक करने के लिए मान जाती है। इन सब के बीच आंद्रे के सपने में बेस आंद्रे को बताती है कि अगर तुम्हें अपने सपने से बाहर निकलना है तो तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करके टेल बॉस से मदद मांगनी होगी और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तुम्हें एक फेक पासपोर्ट बनवाना होगा और फिर अपने नकली पासपोर्ट के जरिए बॉर्डर क्रॉस करके कार्टोग्राफर से मिलना होगा जो तुम्हें टेल बॉस तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फेक पासपोर्ट बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि बैन होता है जो उसे नकली पासपोर्ट बनाकर दे देता है। अब आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड और उसके साथियों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड के साथ बॉर्डर इसलिए क्रॉस कर रहा था क्योंकि आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड की गैंग और रोज की गैंग के बीच डॉल की डील करवाने वाला था। अब बॉर्डर क्रॉस होते ही आंद्रे सबसे पहले कार्टोग्राफर से मिलता है जो कि जारा होती है। जारा आंद्रे को ट्रेन का मैप दिखाती है और हम देखते हैं कि ट्रेन
ट्रेन इन्फिनिटी की शेप में बना हुआ है और ट्रेन का डिजाइन ऐसा है कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा हो। अब यहाँ पर ज़ारा आंद्रे को बोलती है कि अगर तुम्हें टेल में जाना है तो तुम्हें एक पहेली को सॉल्व करना होगा जिसका जवाब सिर्फ एक शब्द का है। अब इसके बाद ज़ारा पहेली बताते हुए बोलती है कि कुछ लोग भागेंगे, कुछ लोग ढूंढेंगे, छुपते या धोखा देते हुए हम हमेशा मिलेंगे, अतीत, वर्तमान और भविष्य हमें दिखेंगे। आंद्रे पहेली को जानने के बाद मिस्टर विल्फर्ड और रोज की गैंग के बीच डील करवा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एलजे आ जाती है जो एक इंस्पेक्टर होती है और अब एलजे सभी क्रिमिनल्स को मरवा देती है और आंद्रे को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इसके बाद हम हकीकत में देखते हैं कि ऑड्री आंद्रे को होश में लाने की कोशिश करते हुए उससे बात कर रही होती है। अब जब ऑड्री ऐसा कर रही थी तभी सपने में ऑड्री आंद्रे को जेल से बाहर निकाल रही थी। इसके बाद आंद्रे जेल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर जाता ही है कि तभी उसे मिस्टर विल्फर्ड दिख जाते हैं जिनको गोली लगी हुई थी और वो मरने ही वाले थे। और अब दम तोड़ते हुए मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे को रोज से मिली हुई डॉल को देते हुए बोलते हैं कि ये डॉल टेल बॉस के लिए गिफ्ट है, जाओ अपनी मंजिल को हासिल करो आंद्रे। और अब आंद्रे डॉल को लेने के बाद टेल के गेट तक पहुंच जाता है जहां टेल बॉस की गार्ड जोशी उससे पहेली का मतलब पूछती है। आंद्रे जोशी को पहेली का मतलब बताते हुए बोलता है कि पहेली का मतलब है मौत। सही जवाब मिलते ही जोशी आंद्रे के लिए गेट खोल देती है और अब आंद्रे एक लड़की से मिलता है और यही होती है टेल बॉस। और अब टेल बॉस से थोड़ी बहुत बात करने के बाद आंद्रे को पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आंद्रे की फ्यूचर की बेटी लियाना होती है। और जो डॉल मिस्टर विल्फर्ड ने आंद्रे को दी थी उस डॉल में पाइक का लगाया हुआ बॉम्ब था और फिर वो बॉम्ब फट जाता है। बॉम्ब फटने के बाद आंद्रे की आंख कोरिया के उसी न्यूक्लियर प्लांट में खुलती है जहां आंद्रे ने आशा को बचाया था। अब आशा आंद्रे को होश में लाती है और उसे सूप पिलाती है। अब सूप पीने के बाद जब आंद्रे रूम के एक लॉकर को ओपन करने के लिए जाता है तो आशा उसे रोकते हुए बोलती है कि आंद्रे इसके अंदर जो भी है उसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो इसलिए इस लॉकर को मत खोलो। लेकिन आंद्रे आशा की बात को नहीं मानता और फिर वो उस लॉकर को ओपन कर देता है और लॉकर के ओपन होते ही आंद्रे को लॉकर के डोर पर वही लोकेशन दिखाई देती है उसी ड्रैगन ब्लड ट्री के साथ जिसको आंद्रे कई दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। और अब आंद्रे समझ गया था कि जिसे वो अलौकिक शक्तियों के जरिए दिखाया गया रास्ता समझ रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी कल्पना थी। और अब सच पता चलते ही आंद्रे कोमा से बाहर आ जाता है और फिर आंद्रे जोशी को अपनी कल्पना का सच बताते हुए बोलता है कि जोशी मैं सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर इस ट्रेन को लीड नहीं कर पाऊंगा। अब एक तरफ तो आंद्रे बुरी तरीके से टूट गया था, वहीं दूसरी तरफ ठीक हो चुके मिस्टर विल्फर्ड कई सारी बुक्स और मैप्स पर मार्किंग करते हुए एलेक्स को उन मार्किंग को दिखाते हुए बोलते हैं कि जब तुम लोग मेरा स्नोपियर्सर का इंजन लेकर अलग हुए तो मैंने तुम्हारा पीछा करने की कोशिश करी। अब क्योंकि बिगेलिस बहुत ज्यादा धीमे थी तो मैंने तुम्हारे सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करी और फिर तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद फाइनली फ्रांस के एक शहर मर्सली में मुझे तुम्हारा सिग्नल मिला। सिग्नल के मिलते ही मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश करी मगर तुम्हारा तो वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं था। एलेक्स मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनकर उससे बोलती है कि हमारा नामो निशान वहाँ इसलिए नहीं था क्योंकि हम कभी भी फ्रांस गए ही नहीं थे। एलेक्स की बात सुनने के बाद विल्फर्ड उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि इसी बात को तो मैं बोल रहा हूँ, अगर उस जगह पे तुम्हारी ट्रेन नहीं थी तो वहाँ कौन था। मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनने के बाद एलेक्स जवाब देते हुए बोलती है कि शायद कुछ टेक्निकल एरर होगा। एलेक्स का जवाब सुनकर मिस्टर विल्फर्ड उसे बोलते हैं कि नहीं एलेक्स, वो एरर नहीं था, वो तुम्हारी मॉम थी, मेलेनी अभी भी जिंदा है एलेक्स। और अब यहाँ से शुरू होता है नई होप, नए साम्राज्य का खेल मिस्टर विल्फर्ड का, होप ग्रेट इंजीनियर मेलेनी कैविल के जिंदा होने की। और अब इसी नई होप के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 8 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि रूथ आशा को खेती करने के काम पर लगा देती है और आशा को भी वहाँ काम कर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ काम करने से उसे अपने बचपन की याद आ रही थी कि किस तरीके से वो और उसकी दादी उनके भारत के खेतों में काम किया करते थे। अब खेतों में काम करने के साथ साथ आशा काफी सारे फूड को चोरी भी कर अपने पास जमा कर रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि ताकि जब भी कभी ट्रेन पटरी से उतरे या फिर किसी भी तरीके की फूड शॉर्टेज हो तो कम से कम वो जिंदा रह सके। अब इन सब के पीछे से हमें आशा की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मेरी दादी को जब कभी भी कोई उदास या फिर निराश दिखाई देता था तो वो उससे यही बात बोलती थी कि अगर आपको सब कुछ खराब होता दिखाई दे रहा है तो समझ लो सब कुछ सही हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स और भगवान के पास आपके लिए प्लान्स हैं। मगर मुझे सालों तक ये बात समझ नहीं आई थी कि सब कुछ खो जाने के बाद भी मेरी दादी इतनी होपफुल कैसे रह सकती हैं। मगर इतने सालों बाद मुझे उनकी वही होप इस ट्रेन के लोगों में दिखाई दी और यही होप इस ट्रेन के लोगों को अभी तक जिंदा रखे हुए है इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन और एलेक्स आंद्रे, रूथ और बेस को बताते हैं कि जहां हमने मेलेनी को आखिरी बार देखा था वहां के आसपास के ट्रेन ट्रैक के स्विच की पावर्स खत्म हो रही हैं। कोई है जो उसकी पावर को खींच रहा है और वो स्विच टू स्विच पावर को खींचते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद बेन आंद्रे को बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेलेनी ही है मगर वहाँ कुछ तो है जो मूव करता जा रहा है। इसके बाद एलेक्स आंद्रे को बताती है कि मेलेनी को ढूंढने के लिए जाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर विल्फर्ड ने दी है। और अब बेस मिस्टर विल्फर्ड का नाम सुनते ही एलेक्स से बोलती है कि फिर तो ये बात बिल्कुल झूठ है,
हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बेस की बात सुनकर रूथ उसे बोलती है कि क्या हो अगर मेलेनी सच में वहाँ जिंदा हो, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो हमें उसे लेने वहाँ जाना चाहिए। अब इसके बाद एक तरफ तो आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड के इरादे जानने की कोशिश करते हुए उससे मिलता है और उससे बोलता है कि विल्फर्ड तुम हमें मेलेनी की होप देकर डिवाइड नहीं कर सकते। मिस्टर विल्फर्ड आंद्रे की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि आंद्रे मैं किसी के साथ भी चाले चल सकता हूँ, मगर मैं कभी भी एलेक्स के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अब इसके बाद एक तरफ तो स्नोपियर्सर रास्ता बदल लेती है, वहीं रूथ सबको अनाउंसमेंट रूम से बताती है कि शायद मेलेनी जिंदा है और अब हम मेलेनी को वापस लाने के लिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। वहीं बेन और एलेक्स बात करते हुए सोच रहे थे कि मेलेनी के जिंदा होने की कितनी उम्मीद होगी, क्योंकि मेलेनी जिस भी चीज में ट्रेवल कर रही थी उसमें सिर्फ एक ही इंसान के सोने लायक जगह होगी, और फिर मेलेनी ने इतने टाइम तक खाने पीने का कैसे इंतजाम किया होगा। अब हम आशा को देखते हैं जो मन को शांत करने के लिए योगा कर रही थी कि तभी उसका एक डिवाइस जो हवा में जहर को डिटेक्ट कर सकता था वो बजने लगता है। आशा डिवाइस को बजता हुआ देख आंद्रे के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है और फिर आंद्रे आशा को इंजन में लेकर आ जाता है, जहां बेन आशा को बोलता है कि हमारे सिस्टम ने हवा में कोई जहर नहीं डिटेक्ट किया, तो फिर तुम्हारे डिवाइस ने कैसे कर लिया। आशा जवाब में बोलती है कि मेरा डिवाइस तुम लोगों के डिवाइस से ज्यादा सेंसिटिव है। और अब आशा इंजन के कंप्यूटर्स पर जहर की हिडन रीडिंग्स को दिखाती है, जिन रीडिंग्स से पता चलता है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये गैसें इंसानी फेफड़ों को जलाने के लिए काफी थी। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता आंद्रे की नजर बाहर की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि स्नोपियर्सर के सामने ऑरेंज कलर का फॉग का तूफान है, और ये तूफान जहरीली गैसों से भरा हुआ था जो 200 किलोमीटर तक फैला था। तूफान को देखने के बाद बेन स्नोपियर्सर की स्पीड धीमी कर देता है, और अब बेन और आंद्रे को लगता है कि मिस्टर विल्फर्ड को इस तूफान के बारे में अच्छे से पता था और इसीलिए उसने मेलेनी की झूठी कहानी बनाई थी ताकि सब लोग जहर से मर जाएं। अब क्योंकि ट्रेन को अच्छी तरीके से सिर्फ मिस्टर विल्फर्ड ही जानता था, तो इसलिए उसे इंजन में लाया जाता है ताकि बेन मिस्टर विल्फर्ड की मदद से इस जहरीली गैस के तूफान से ट्रेन को बाहर निकाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड इंजन में आते हैं और अपनी इमेज को क्लीन करते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई जहरीली गैस का तूफान मिलेगा, क्योंकि 18 महीने पहले मैं खुद एलेक्स के साथ इसी रास्ते से गुजरा था और तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसके बाद मिस्टर विल्फर्ड तूफान को देखकर बताते हैं कि ये ज्वालामुखी की राख है, और फिर वो कुछ तरीके बताते हैं जिससे जहरीली गैस ट्रेन में नहीं फैले, और अगर फैले भी तो कुछ गिनी चुनी जगह पर फैले जिससे कोई खास प्रॉब्लम ना हो। मिस्टर विल्फर्ड से सजेशन मिलने के बाद बेन कोड येलो अनाउंस करते हुए सभी लोगों को जहरीले वातावरण की न्यूज देकर अपने अपने क्वार्टर में जाने के लिए बोल देता है, और अब 10 मील लंबी स्नोपियर्सर 200 किलोमीटर लंबे जहरीले ज्वालामुखी के तूफान के अंदर घुस जाती है। अब मिस्टर विल्फर्ड का भी काम खत्म हो गया था, तो आंद्रे उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट के अंदर बंद कर देता है, और अब एक तरफ तो ट्रेन जहरीली गैसों के बीच आगे बढ़ रही थी, वहीं ट्रेन में काफी कुछ और भी चीजें थी जो हो रही थी, जैसे कि बेस ऑड्री की जान बचाने के लिए उसे अपने रूम में ले आती है, और ऑड्री रूम में आने के बाद बेस को हील करते हुए उसके पास्ट के सभी दुखों को दूर कर देती है। और अब क्योंकि ऑड्री ने बेस की मदद करी थी, इस वजह से बेस और ऑड्री धीरे धीरे एज अ फ्रेंड करीब आने लगते हैं। वहीं हम रूथ को देखते हैं जो आशा के साथ ड्रिंक पीते हुए रिलैक्स कर रही थी, और रोश भी अपनी वाइफ के जाने के बाद सूने पड़े अपने घर में फिर से चहल पहल और खुशियां वापस लाने की कोशिश करते हुए पहले तो एक म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक प्ले करता है और फिर अपनी बेटी कार्ली के साथ डांस करने लगता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो काफी सारा अचार बना रहा था, और वो ये काम काफी टाइम से कर रहा था। वो लगभग 1 साल से खाना भी जमा कर रहा था ताकि जब वो न्यू ईडन पहुंचे तो वो एक ग्रीन हाउस बनाकर खेती कर सके। मगर एलजे को जॉन की ये सब हरकतें बेकार लग रही थी, क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि -118 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर इस दुनिया के अंदर कहीं भी न्यू ईडन जैसी जगह होगी। और अब क्योंकि मेलेनी भी वापस आने वाली थी तो एलजे और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि मेलेनी एलजे की दुश्मन थी और वो जानती थी कि मेलेनी जैसे ही वापस आएगी वो एलजे से उसका नाइट कार छीन लेगी। अब इसके बाद हम एक तरफ तो एलजे को देखते हैं जो मेलेनी के वापस आने के डर से विल्फर्ड के सपोर्टर्स में से एक मिसेस हेडवुड से मिलती है और ये जानने की कोशिश करती है कि मिस्टर विल्फर्ड कुछ प्लान कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन मिसेस हेडवुड एलजे को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि एलजे ने केविन को मारा था, तो इसलिए उसे फिर से मिस्टर विल्फर्ड के प्रति वफादारी साबित करने के लिए मिसेस हेडवुड को अपनी अपर स्किन का काफी बड़ा स्लाइस देना पड़ता है। असल में मिसेस हेडवुड को किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का स्किन सैंपल चाहिए था, और लकीली एलजे उसी ब्लड ग्रुप की थी जिस ब्लड ग्रुप का स्किन सैंपल मिसेस हेडवुड को चाहिए था। अब अपनी वफादारी साबित करने के बाद एलजे जब मिसेस हेडवुड की लैब से जा रही होती है तब उसे किसी के कराने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि मिसेस हेडवुड उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे अपनी लैब से बाहर भेज देती हैं। और फिर एलजे के जाने के बाद मिसेस हेडवुड अपनी लैब के एक रूम में जाकर आईसी बॉब की तरह हट्टे कट्टे इंसान को शांत रहने के लिए बोल रही थी, जिसका सिर्फ हमें हाथ दिखाया जाता है। अब या तो ये आईसी बॉब होगा क्योंकि उसकी मौत दिखाई नहीं गई थी, वो बस उस समय बुरी तरीके से बीमार हो गया था जिस समय मिस्टर विल्फर्ड ने उसे सेकंड सीजन में स्नोपियर्सर के गिल्स को जाम करने के लिए ट्रेन से बाहर भेजा था, और शायद मिसेस हेडवुड सबसे छुपकर उसी को तैयार कर रही थी जंग के लिए। या फिर ये आईसी बॉब का भाई ऑयलर बॉब हो सकता है, लेकिन क्योंकि ऑयलर बॉब डार्क स्किन वाला और पतला है तो जहां तक है कि ये आईसी बॉब ही होगा जो अब तक ठीक हो रहा था। अब इसके बाद हम जारा को देखते हैं जो लियाना को लेकर मिस्टर विल्फर्ड
विल्फर्ड के पास जाती है और उन्हें लियाना से मिलवाकर लियाना को उनकी गोद में दे देती है। और अब मिस्टर विल्फर्ड लियाना को गोद में लेकर उसे खिलाने लगते हैं और फिर ज़ारा मिस्टर विल्फर्ड से पूछती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने मेलेनी के जिंदा होने वाली बात क्यों कही, क्या आप लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर विल्फर्ड ज़ारा की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि ज़ारा मैं किसी भी तरीके का कोई प्लान नहीं बना रहा। और अब ज़ारा मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनकर उन्हें बोलती है कि आपको पता है जब बात जिंदा रहने की होती है तब मुझे फ्यूचर का अंदाजा हो जाता है और मैं समझ जाती हूँ कि फ्यूचर में मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। अब हम ज़ारा की इस बात से समझ सकते हैं कि ज़ारा ये बात बहुत अच्छे से जान चुकी है कि मिस्टर विल्फर्ड कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं जिसके जरिए वो फिर से ट्रेन पर कब्जा जमा सके। और इसीलिए ज़ारा मिस्टर विल्फर्ड से लियाना को मिलवाने के लिए भी लाई थी ताकि जब मिस्टर विल्फर्ड की सत्ता वापस आए तब उस समय लियाना और वो सेफ हो सके। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फूड सेक्शन के एक डिब्बे में एक इंटेक के खुले रह जाने की वजह से फूड सेक्शन के उस हिस्से में जहरीली गैस भरने लग जाती है जिस वजह से पेड़ पौधे मरने लगते हैं। और अब इंटेक को बंद करने के लिए आंद्रे और आशा फूड सेक्शन के उसी हिस्से में जाते हैं जहाँ गैस इंटेक के जरिए फैल रही थी। अब जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि इंटेक बंद करने के लिए उन्हें एक छोटे से होल से नीचे जाना होगा और प्रॉब्लम ये थी कि होल इतना छोटा था कि नीचे जाने के लिए उन्हें अपने सूट उतारने पड़ेंगे। और अब इससे पहले कि आंद्रे कुछ सोच पाता आशा अपना सूट उतारकर नीचे चली जाती है और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद बहुत सारी कोशिशों के बाद आशा फाइनली इंटेक को बंद कर देती है। लेकिन इंटेक बंद करते करते आशा के पास सूट न होने की वजह से आशा के फेफड़े जल जाते हैं और अब इसी वजह से आशा धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ देती है। मगर आशा का ये बलिदान बेकार नहीं गया था, उसने अपनी जान देकर हजारों जिंदगियों को बचा लिया था। और अब आशा के इसी बलिदान के साथ स्नोपियर्सर जहरीली गैसों के इलाके से निकल जाती है जिसके बाद स्नोपियर्सर फिर से मेलेनी को लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन और एलेक्स को मेलेनी की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद हम ट्रैक हुई लोकेशन पर देखते हैं कि एक छोटा सा डिब्बा पटरियों पर दौड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 9 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ तो बेन और एलेक्स मेलेनी को ढूंढ रहे थे, वहीं हम 3 महीने पहले का समय देखते हैं जब मेलेनी एक डिब्बे वाली ट्रेन में स्टिमुलेशन और सस्पेंशन ड्रग के सहारे जी रही थी। स्टिमुलेशन उसकी बॉडी को जिंदा रखने लायक पावर दे रहा था और सस्पेंशन की मदद से मेलेनी एक हफ्ते तक सोती रहती थी जिस वजह से उसे ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब इसी तरह से स्नोपियर्सर को ढूंढते ढूंढते मेलेनी को 172 दिन बीत गए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 6 महीने। और अब इसी के साथ मेलेनी को पावर देने वाले स्टिमुलेशन भी खत्म हो चुके थे और इन सब के पीछे से हमें बेन की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रहा था कि हम अपने चाहने वालों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं और फिर जब हम उन्हें खो देते हैं तो खुद को भी खो देते हैं, लेकिन फिर से कुछ समय बाद खुद को संभालने के लिए हम नए रिश्ते बनाते हैं। मगर मैं आज भी इसी उम्मीद में हूँ कि वो वापस आएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद इंजन में सभी मेलेनी को ढूंढ रहे थे और तभी जोशी को मेलेनी दिख जाती है। मेलेनी एक डिब्बे वाली छोटी सी ट्रेन में आगे बढ़ती जा रही थी और अब मेलेनी को देखते ही पहले तो बेन मेलेनी का ट्रैक बदलते हुए उसे स्नोपियर्सर के ठीक बगल वाले ट्रैक पर ले आता है और फिर इसके बाद बेन एक क्रेन को उसकी ट्रेन के ऊपर रख देता है और फिर जोशी अपना सूट पहनकर मेलेनी की ट्रेन पर कूदकर उसकी ट्रेन और क्रेन को आपस में जोड़ देती है। और अब फाइनली 172 दिन बाद लगभग 6 महीने तक स्टिमुलेंट और सस्पेंशन ड्रग के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते हुए मेलेनी वापस अपने घर आ गई थी। वो स्नोपियर्सर में आ गई थी, अपने लोगों के बीच, अपने प्यार के पास, अपनी बेटी एलेक्स के पास। इसके बाद मेलेनी को डॉक्टर पेल्टन के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है जहाँ पर एलेक्स 3 दिन तक बेहोश मेलेनी का ख्याल रखती है और उसके पास रहती है। और अब फाइनली 3 दिन बाद मेलेनी की आंखें खुलती हैं और उसे होश आ जाता है। मेलेनी के होश में आते ही एलेक्स और मेलेनी दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दोनों खुश थे, एक दूसरे को बहुत कुछ बताना चाहते थे मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि आंसुओं के सिवाय कुछ और निकल ही नहीं रहा था। और अब एलेक्स मेलेनी को गले लगा लेती है और फिर बेन भी वहाँ आ जाता है जो मेलेनी को होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब जैसे ही पूरी ट्रेन में ये पता चलता है कि मेलेनी को होश आ गया है वैसे ही पूरी ट्रेन से बहुत सारे लोग एक एक करके मेलेनी से मिलने आने लगते हैं और फिर सबके मिलने के बाद आखिर में आंद्रे मेलेनी से मिलता है जो मेलेनी से न्यूडेन के बारे में बात करता है और न्यूडेन की सच्चाई के बारे में भी बात करता है। और फिर इसके बाद वो मेलेनी को इंजन में ले जाता है। इंजन में आते ही मेलेनी सबसे पहले हावी को गले लगाती है और फिर फाइनली अपनी जगह वापस आ जाती है हेड इंजीनियर की कुर्सी पर, उस जगह जहाँ से वो अपनी प्यारी ट्रेन स्नोपियर्सर को चलाती थी, उसके लोगों को जिंदा रखती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेनी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का डेटा चेक कर रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो झूठी कहानी आंद्रे ने लोगों को सुनाई है उसमें कोई दम है भी या नहीं, क्योंकि मेलेनी ऐसी इंसान नहीं थी जो सिर्फ कहानियों और इमोशन के बेसिस पर फैसला ले लेती हो। और अब डेटा चेक करने के बाद मेलेनी बेन से पूछती है कि क्या तुमने इस डेटा को हावी से चेक करवाया। असल में हावी मौसम का काफी अच्छा जानकार था तो इसीलिए वो चाहती थी कि पहले हावी इस डेटा को चेक करे। बेन मेलेनी की बात सुनकर उसे बोलता है कि हाँ, हमने हावी से डेटा चेक करवा लिया है, उसे भी ये डेटा सही लगता है। और अब मेलेनी बेन से बोलती है कि लेकिन तुमने हावी को
ये नहीं बताया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में न्यू ईडन नाम की कोई जगह है ही नहीं, तो फिर हावी की रिपोर्ट पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। और अब मेलेनी को आंद्रे की कहानी और डेटा पर यकीन न होने की वजह से मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड से मिलती है और उससे मिलकर ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार मिस्टर विल्फर्ड ने मेलेनी को क्यों बचाया। अब हम देखते हैं कि मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड से मिलकर जब यही सवाल करती है कि उसने मेलेनी को क्यों बचाया, तो मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी के सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं कि मेलेनी, यहाँ पर सब लोग आंद्रे की झूठी कहानी पर ही जिंदा हैं, जबकि तुम तो अच्छे से जानती हो कि एपोकलिप्स जैसे हालातों में दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि दिल से। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मेरे अलावा तुम अकेली समझदार हो जो इन हालातों को समझती है, और क्योंकि मैं यहाँ पर कैद था तो तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड की बात को सुनकर बोलती है कि विल्फर्ड, तुम सिर्फ मुझे भटकाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी नहीं। अब मेलेनी का जवाब सुनकर मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी से बोलते हैं कि मेलेनी, 8 साल पहले जब हमने स्नोपियर्सर का सफर शुरू किया था तब भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की पटरियां बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी, तो सोच के देखो अब तक तो वो बर्बाद हो चुकी होंगी। तो अब तुम खुद सोच सकती हो कि अब अगर हम उन रास्तों पर गए तो हमारी ट्रेन हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहुंचने से पहले ही पलट जाएगी और सब मारे जाएंगे। वैसे भी इतनी ठंडी में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर न्यू ईडन होना नामुमकिन है। और अब मिस्टर विल्फर्ड की बात सुनकर मेलेनी के दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाने का मतलब है एक झूठी कहानी के लिए दुनिया के आखिरी बचे इंसानों की जान खतरे में डालना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूथ मेलेनी के वापस आने और न्यू ईडन पहुंचने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखती है। ये पार्टी इतनी ज्यादा शानदार होती है कि इस पार्टी में स्नोपियर्सर की आखिरी बची सभी वाइन्स को यूज कर लिया जाता है। और रूथ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये पार्टी न सिर्फ मेलेनी के वापस आने की पार्टी थी, बल्कि ये पार्टी स्नोपियर्सर के लिए एक फेयरवेल पार्टी भी थी। अब जब पार्टी चल रही थी तब मेलेनी आंद्रे से बोलती है कि आंद्रे, हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले प्लान को कैंसिल करना होगा और लोगों को सच्चाई के बारे में बताना होगा। मेलेनी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले प्लान पर क्यों भरोसा नहीं था, वो ऐसा क्यों बोल रही थी, इन सभी सवालों के जवाब जानने के बजाय आंद्रे मेलेनी से ये बोलकर साइड हो जाता है कि मेलेनी, न्यू ईडन ही हमारा फ्यूचर है। और अब आंद्रे की बात सुनने के बाद मेलेनी समझ गई थी कि आंद्रे समझने को तैयार ही नहीं है कि न्यू ईडन जाने का मतलब मौत है। और अब क्योंकि मेलेनी फैंटेसी पर जीने वालों में से नहीं थी और वो ये बात समझती थी कि भले ही सच्चाई कितनी भी कड़वी सही, मगर दुनिया के आखिरी बचे इंसानों को मारने से तो बहुत ही बेहतर होगी, इसलिए वो अनाउंसमेंट रूम में जाती है और पूरी ट्रेन को संबोधित करते हुए न्यू ईडन और आंद्रे की सच्चाई बता देती है। और अब जैसे ही न्यू ईडन और आंद्रे की सच्चाई सबको पता चलती है, वैसे ही पूरी ट्रेन आंद्रे के खिलाफ हो जाती है। और अब आंद्रे, जारा, लियाना, बेस, बेन और जोशी को अपनी जान बचाने के लिए बिग एलिस के इंजन में छुपना पड़ जाता है। और अब एक तरफ तो मेलेनी ने हावी के साथ मिलकर स्नोपियर्सर और उसके इंजन पर कब्जा कर लिया था, वहीं इन सब के बीच ट्रेन में मिस्टर विल्फर्ड के सपोर्टर्स भी अपने भगवान को बचाने में लगे हुए थे, जिन्हें सब लोग विल्फर्डाइट कहते थे। अब हम देखते हैं कि मिसेस हेडवुड ने पहले तो एक जहर की छोटी सी बोतल एलजे को दे दी थी और फिर वही जहर की बोतल एलजे एक औरत को दे देती है जो पहले टेरेंस के साथ काम करती थी। और अब ये औरत एलजे से मिली जहर की बोतल को खाने के साथ मिस्टर विल्फर्ड तक पहुंचा देती है। इसके बाद मिस्टर विल्फर्ड पार्टी के दौरान उन पर नजर रखने वाले ब्रेकमैन्स को अपनी महंगी सिगार पिलाते हैं और जैसे ही वो गार्ड सिगार पीते हैं वैसे ही उनकी मौत हो जाती है। और फिर जब तक मेलेनी अपनी सिक्योरिटी के साथ मिस्टर विल्फर्ड को पकड़ने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए उनके पास पहुंचती, तब तक मिस्टर विल्फर्ड वहां से भाग चुके थे। और अब एक तरफ तो पूरी ट्रेन मेलेनी के सपोर्ट में आ गई थी और मेलेनी ने स्नोपियर्सर पर कब्जा कर लिया था, वहीं आंद्रे को अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए बिग एलिस के इंजन में छुपना पड़ रहा था। और बात करें मिस्टर विल्फर्ड की, तो वो तो आने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 10। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि मेलेनी आंद्रे के साथ जंग के लिए तैयार थी, वहीं आंद्रे अपने झूठ के बावजूद भी अपने लोगों से सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा था। और बात करें मिस्टर विल्फर्ड की, तो वो भी एलजे के साथ मिलकर जंग के लिए तैयार हो चुके थे। और इन सबके पीछे से हमें मेलेनी की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि किसी न किसी को तो शैतान बनना ही होता है। मैंने इस ट्रेन के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, एलेक्स के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ा और अब मैं अपने फैसले से नहीं पलट सकती। शायद यही मेरी किस्मत थी, एक शैतान बनना इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो आंद्रे फिर से अपने टेली साथियों का सपोर्ट पाने में कामयाब हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेलेनी रूस से बात करके उसे अपने सपोर्ट में कर लेती है। इसके बाद हम नाइट कार में देखते हैं कि ऑड्री डर और मजबूरी में मिस्टर विल्फर्ड के साथ थी क्योंकि वो बेस से प्यार करने लगी थी और अब उसे मिस्टर विल्फर्ड के साथ नहीं रहना था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि मिसेस हेडवुड नए कोल्डमैन को सबके सामने लेकर आती हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रीचमैन बोस्कोविच होता है, जिसे सीजन 2 के एंड में मिस्टर विल्फर्ड के लोगों ने मार दिया था। लेकिन असल में बोस्कोविच मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। और फिर जब एक्वेरियम टूटा था तो मिस्टर विल्फर्ड के लोगों ने उसे बचा लिया था और अब वो मिस्टर विल्फर्ड के साथ था और उसे नया नाम आईसी बोकी भी मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोश अपने लोगों के साथ मिस्टर विल्फर्ड से मिलने आता है ताकि वो नाइट कार से उन सभी लोगों को अपने साथ ले जा सके जो मिस्टर विल्फर्ड के साथ मजबूरी में फंसे हुए हैं। और अब जैसे ही रोश नाइट कार के अंदर सबसे पूछता है कि क्या कोई मेरे साथ जाना चाहता है, तो वैसे ही जॉन रोश को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और अब जॉन
जॉन का फैसला सुनकर एलजे उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जॉन फाइनली एलजे को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूथ पिछले एपिसोड से गायब एलेक्स को ढूंढकर मेलेनी से मिलवा देती है और उन दोनों को ही शांति से आपस में बैठकर बात करने के लिए बोलती है। और अब ये दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं और यहाँ एलेक्स मेलेनी से बोलती है कि मॉम, इससे पहले बात बिगड़ जाए आपको आंद्रे से बात कर लेनी चाहिए। और अब एलेक्स के कहने पर मेलेनी आंद्रे से मीटिंग करती है। इस मीटिंग में आंद्रे अपनी बात पर अड़ा रहता है और बोलता है कि हमें न्यू ईडन की तरफ ट्रेन को घुमाना ही होगा, क्योंकि हम ज्यादा टाइम इस ट्रेन के अंदर रह नहीं सकते। आंद्रे की बात सुनकर मेलेनी आंद्रे से बोलती है कि आंद्रे में ट्रैक की करंट सिचुएशन जाने बिना ट्रेन को उस रास्ते पर लेकर नहीं जाऊंगी। और अब आंद्रे मेलेनी की बात सुनकर उसे बोलता है कि मेलेनी, ज्यादा लोग न्यू ईडन को लेकर रिस्क लेने के सपोर्ट में हैं, तो तुम अपना फैसला कर लो। अब यहीं पर एलेक्स भी अपनी मॉम को समझाते हुए ट्रेन का रास्ता बदलने के लिए बोलती है और कहती है कि मॉम, जवान लोग बदलाव चाहते हैं, वो इस ट्रेन से बाहर जाना चाहते हैं, तो प्लीज अपने ट्रेन के रास्ते को न्यू ईडन की तरफ मोड़ लो। और अब फाइनली जब मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो मेलेनी एलेक्स को उसके साथ वापस इंजन में चलने के लिए बोलती है, लेकिन एलेक्स अपनी मॉम से बोलती है कि पहले आप ट्रेन को न्यू ईडन की तरफ चलाओ, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। और अब अपनी बेटी की डिमांड को सुनकर मेलेनी कठोर बनकर रूथ के साथ एलेक्स को आंद्रे के पास छोड़कर वापस इंजन में चली जाती है। अब इसके बाद एक तरफ तो हम देखते हैं कि आंद्रे अपने लोगों के साथ एक सैक यानी कि ट्रेन के वो डिब्बे जहां खेती होती थी उन पर कब्जा कर लेता है, वहीं मेलेनी खुद को कमजोर पड़ता देख मिस्टर विल्फर्ड के साथ हाथ मिला लेती है। और अब इसके बाद मेलेनी और मिस्टर विल्फर्ड के बीच तय होता है कि ट्रेन मेलेनी की ही रहेगी और मेलेनी ही इस ट्रेन की हेड इंजीनियर भी रहेगी। और इन सब के बदले मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड को उनके साइंस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उन्हें पूरी छूट दे देगी। इसके बाद मेलेनी और मिस्टर विल्फर्ड मिलकर रोज को भी अपने साइड कर लेते हैं और अब आंद्रे और मेलेनी के लोग जंग के लिए आमने सामने होते हैं। वहीं इन सब के बीच एक तरफ तो रूथ फिर से आंद्रे की तरफ हो जाती है और लाइट के पास उसी जगह चली जाती है जहां कभी वो छुपा करती थी। रूथ आंद्रे के सपोर्ट में वापस इसलिए चली गई थी क्योंकि मेलेनी ने वापस मिस्टर विल्फर्ड के साथ हाथ मिला लिया था और वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से वही क्रूर रूथ बन जाए जो पहले वो हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ारा अपनी बेटी की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मिस्टर विल्फर्ड से मिलती है और उनसे पूछती है कि विल्फर्ड, क्या मेरी बेटी को सही सलामत रखने वाली डील अभी भी ऑन है? इस वॉर का फैसला जो भी आए उसके बावजूद भी क्या तुम मेरी बेटी को सही सलामत रखोगे हमेशा? मिस्टर विल्फर्ड ज़ारा की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि ज़ारा, मैंने तुमसे डील करी थी, तो डोंट वरी, मैं अपनी डील को पूरी तरीके से निभाऊंगा और हमारी डील के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा सेफ रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स फिर से अपनी मॉम के पास इंजन में वापस आ जाती है, मगर वो अभी भी मेलेनी से नाराज थी क्योंकि उसे हालातों को देखकर लग रहा था कि आज जंग होकर रहेगी और जब ये जंग होगी तब शायद उसके कई सारे दोस्त इस जंग में मारे जाएंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आंद्रे मेलेनी को कॉल करता है और यहाँ वो मेलेनी को क्लियर करते हुए बोलता है कि मेलेनी, मैं सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और अब अपने पॉइंट को क्लियर करने के बाद आंद्रे मेलेनी से पूछता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मिस्टर विल्फर्ड इन सब का हिस्सा बने? मेलेनी आंद्रे के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि आंद्रे, हथियार सबसे पहले तुमने उठाए थे और अब जंग चाहे कोई भी जीते, मैं या फिर तुम, दोनों ही मामलों में हम दोनों ही हारेंगे और जीतेगा सिर्फ मिस्टर विल्फर्ड, क्योंकि इस जंग के बाद अंत में सिर्फ उसका मकसद कामयाब होगा, क्योंकि मिस्टर विल्फर्ड का मकसद खून और नफरत फैलाना ही है। अब मेलेनी आंद्रे से बात करने के बाद मिस्टर विल्फर्ड के पास जाती है और उसे बोलती है कि विल्फर्ड, मुझे ये जंग बिना खून खराबे के साथ खत्म करनी है। मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी की कंडीशन सुनकर उसे बोलते हैं कि ठीक है मेलेनी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे पास कुछ है जो आंद्रे को घुटनों पर ले आएगा और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। अब यहीं पर मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी को बताते हैं कि मेरे कंट्रोल में आंद्रे की वाइफ ज़ारा और उसकी बेटी है, मैं ज़ारा से उसकी बेटी ले लूंगा और फिर आंद्रे नाक रगड़ते हुए हमारे पास आएगा और अपने आप को सरेंडर कर देगा। आंद्रे को ब्लैकमेल करने वाला प्लान मेलेनी को भी अच्छा लगता है, इसलिए मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी और आईसी बोकी को अपने साथ लेकर उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं जहां ज़ारा होती है और ये वही डिब्बा होता है जहां पर मेलेनी की एक डिब्बे वाली ट्रेन होती है। और अब इससे पहले कि मिस्टर विल्फर्ड लियाना को ज़ारा से ले पाते, उससे पहले ही वहां आंद्रे आ जाता है और जैसे ही आंद्रे वहां आता है वैसे ही मेलेनी भी बोस्कोविच को उस डिब्बे से बाहर करके डिब्बे को लॉक कर देती है। इसके बाद एक तरफ तो रूथ बोस्कोविच को गुस्सा दिलाकर उसे अपने पीछे भगाने लगती है और फिर लाइट की मदद से उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जब मेलेनी और आंद्रे कॉल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपनी लड़ाई के बीच से मिस्टर विल्फर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगे ताकि ट्रेन के अंदर कुछ भी हो मगर हैवानियत ना फैले। और अब मेलेनी और आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को मेलेनी की एक डिब्बे वाली ट्रेन में बहुत सारे स्टिमुलेंट और सस्पेंशन ड्रग के साथ बंद करके उसे स्नोपियर्सर से बाहर कर देते हैं। और अब मिस्टर विल्फर्ड की एक डिब्बे वाली ट्रेन उन्हें उनकी ही स्नोपियर्सर से दूर सस्पेंशन ड्रग के सहारे अकेले सफर पर लेकर निकल पड़ती है। इसके बाद हम मिस्टर विल्फर्ड को देखते हैं जो बोलते हैं कि मेलेनी और आंद्रे, तुम लोग नहीं जानते कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। और अब इतना बोलने के बाद वो सस्पेंशन ड्रग के सहारे डीप स्लीप में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर विल्फर्ड के स्नोपियर्सर से जाते ही मेलेनी और आंद्रे मिलकर अनाउंसमेंट रूम से लोगों को बताते हैं कि स्नोपियर्सर के वासियों, ट्रेन को अब एक्स के बीच से 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। आंद्रे अपनी ट्रेन को लेकर न्यू ईडन वाले रास्ते पर निकल जाएगा और स्नोपियर्सर हमेशा की तरह अपने सफर को जारी रखेगी। किस यात्री को आंद्रे के साथ न्यू ईडन वाली ट्रेन में जाना है और कौन सा यात्री स्नोपियर्सर में रहेगा, ये फैसला हर
हर यात्री अपनी मर्जी से करेगा। जो न्यू ईडन जाएगा उसके लिए आने वाला सफर बहुत खतरनाक होगा और जो स्नोपियर्सर में रहेगा उसके लिए भी चीजें आसान नहीं होंगी। मगर अब से जो भी स्नोपियर्सर में रहेगा उसे स्नोपियर्सर यह भरोसा दिलाती है कि किसी के साथ भी बेरहमी नहीं की जाएगी और सबको यहाँ पर शांति से और बराबरी के अधिकार के साथ रखा जाएगा। तो आप सब अपना अपना फैसला करिए, अपने परिवार से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे बात करिए, उन्हें गले लगाइए और फिर अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए, क्योंकि हम 6 घंटे में ट्रेन के 2 हिस्से करने वाले हैं। अब मेलेनी और आंद्रे की इस अनाउंसमेंट के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चुनने लगते हैं, जहाँ एक तरफ रोश, उसकी बेटी जॉन बोस्कोविच, मिसेस हेडवुड, रूथ, एलेक्स, हावी, जोशी और बाकी टेलीज आंद्रे के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन, ऑड्री, बेस, ट्रिस्टन, एलजे और माइल्स मेलेनी के साथ स्नोपियर्सर पर ही रुक जाते हैं। और अब सब लोगों के अपने अपने रास्ते चुनने के बाद, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यार, अपने दोस्तों से अलग होने के बाद दोनों ट्रेनें अपने अपने सफर के लिए अलग होकर आगे बढ़ चलती हैं। और अब एक तरफ बिग एलिस न्यू ईडन के सफर पर निकल पड़ती है, वहीं स्नोपियर्सर फिर से लगातार चलने के लिए निकल पड़ती है। अब जब ट्रेन से अलग होती हैं तो हम स्नोपियर्सर में देखते हैं कि एक तरफ तो माइल्स इंजन में मेलेनी और बेन से काम सीख रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ फिर से अकेली पड़ चुकी एलजे को अपने डैड की नकली आंख याद आ जाती है। और फिर जैसे ही वो अपने डैड की नकली आंख को अपने मुंह के अंदर डालती है, वैसे ही किसी आदमी का धक्का लगने की वजह से उसके डैड की नकली आंख उसके गले में फंस जाती है और फिर उसका दम घुटने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। और अब इसी के साथ फाइनली 30 एपिसोड बाद एलजे का सफर स्नोपियर्सर के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिग एलिस खतरनाक और कमजोर ट्रैक से होते हुए फाइनली न्यू ईडन पहुंच जाती है, जहां का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है, जहां बर्फ पिघल रही थी, धूप निकल रही थी, साफ पानी था, ताजा हवा थी, रहने लायक मौसम था। और यही तो आंद्रे का न्यू ईडन था, जहां एलेक्स, लिएना, विनी और बाकी स्नोपियर्सर वासियों का जीवन था। यही फ्यूचर था धरती का, इंसानियत का और स्नोपियर्सर वासियों का। लेकिन क्या सच में यही फ्यूचर था? शायद नहीं, क्योंकि ठीक 3 महीने बाद जब मेलेनी इंजन में बैठकर कुछ काम कर रही थी, तभी वो देखती है कि दूर आसमान में एक रॉकेट लॉन्च होता है, जो आसमान के अंदर जाते ही किसी तरीके का रिएक्शन क्रिएट कर देता है। और अब हमें सिर्फ आसमान से गिरते हुए रॉकेट के टुकड़े दिखाई देते हैं और यहीं ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो वो रॉकेट किसने और क्यों लॉन्च करा था? क्या रॉकेट लॉन्च करने के पीछे मिस्टर विल्फर्ड का हाथ था? कहीं रॉकेट में CW7 तो नहीं था? क्या धरती फिर से एक बार जमने वाली है? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, रॉकेट लॉन्च करने के बाद क्या होगा न्यू ईडन और स्नोपियर्सर के लोगों का? और अब इन्हीं सवालों के साथ स्नोपियर्सर के पैसेंजर्स, मेलेनी, न्यू ईडन वासी, आप और मैं, आपका वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी, ग्रेट ट्रेन स्नोपियर्सर के साथ उसकी मेहरबानी पर जिंदा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्नोपियर्सर सीजन 4 के सफर की तरफ निकल पड़ते हैं।